नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने मेरे घटना चक्र साइंस की पीडीएफ को इतना प्यार दिया कि मात्र एक हफ्ते में 270 से ज़्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया है। तो अगर से आपने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो इंग्लिश मीडियम के हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो जीएस पॉइंटर अवेलेबल है, बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको वन लाइनर पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपको बीपीएससी, यूपीएससी और सीडीपीओ तीनों में हेल्प हो सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि साइंस की वेटेज कितनी ज़्यादा है इन तीनों एग्जाम में। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों 98% लोग फेल हो जाते हैं आईएएस या पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करने में। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं या फिर कंपैरेटिवली उनसे कम मेहनत करते हैं और हर बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और मैं आपको रीजंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा हर बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, वो भी अच्छे मार्जिन से क्लियर हुआ है, और तीनों आयोग का क्लियर हुआ है, चाहे यूपीएससी का ले लीजिए, बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस। तो मुझे लगता है कि मैं आपको इस विषय में अच्छे से बता पाऊंगा कि स्टूडेंट क्या क्या बार बार वही गलती करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 3 बार यूपीएससी का प्री क्लियर किया है, 2 बार यूपीपीसीएस का प्री क्लियर किया है और 1 बार बीपीएससी का प्री क्लियर किया है। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया है, और 66 बीपीएससी मेरा 116 मार्क्स आया था। आप मेरे मार्कशीट जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने मार्कशीट के लिंक दे दिए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम क्लियर करने से आपको कुछ मिल जाएगा, बट अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करते हैं तो आपका कुछ बचता नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप वही होता है आगे बढ़ने का। प्रीलिम्स जो है वो सिलेक्शन का स्टेज नहीं होता है। बेसिकली प्रीलिम जो है वो एक एलिमिनेशन स्टेज है। इस स्टेज में जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भरते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो टफ कंपटीशन होता है वो प्रीलिम्स के स्टेज में ही होता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं जो जो चीज़ें इस वीडियो में कहूँगा, आप उसका एक नोट बनाइए, उसको अपने प्रैक्टिस में, अपने डेली रूटीन में इनकलकेट कीजिए, तभी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने वो हर रीज़न लिस्ट डाउन करने की कोशिश की है जो कि प्रीलिम्स क्लियर करने में बच्चों के लिए प्रॉब्लम आती है, बच्चों के लिए हर्डल बनती है। पहला है कि टेकिंग एग्ज़ाम लाइटली। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्ज़ाम को बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे क्लियर हो जाएगा। ये ज़्यादातर उन बच्चों का होता है जो कि सीनियर कैंडिडेट होते हैं, जो 1-2 बार क्लियर कर चुके होते हैं। उनको लगता है कि हमने पिछली बार क्लियर कर लिया है तो इस बार भी क्लियर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हर बार प्रीलिम्स देने के लिए आपके पास एक नई चैलेंजेस आते हैं, एक नया आपके पास हर्डल आता है, तो आपको हर बार उसी तरह प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दूसरा है नेगलेक्ट सम ईजी एरियाज़। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो जो हार्ड पोर्शन होता है उसी की तरफ उनका फोकस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन जो रहेंगे ईजी रहेंगे, 5 क्वेश्चन जो रहेंगे हार्ड रहेंगे, और 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मीडियम रहेंगे। तो जो 5 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, बच्चे उन्हीं के पीछे फोकस करते हैं कि ये 5 क्वेश्चन किस सोर्स से आए, हम उसी सोर्स को पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको जो मीडियम और इजी पोर्शन है, जो मीडियम और इजी क्वेश्चंस है, आपको उनको टारगेट करना है, आपको उनको बेस बनाना है। देखिए, रिजेक्शन हार्ड क्वेश्चन को गलत करने से नहीं होता है, रिजेक्शन जो है वो इजी क्वेश्चन को गलत करने से होता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपका इजी क्वेश्चन मैक्सिमम सही हो और हार्ड क्वेश्चन कुछ भी सही हो जाए, तब भी आप सेफ एरिया में हैं। तीसरा है सिली मिस्टेक्स। एग्जाम्स में बहुत से बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से उनका 1-2 मार्क्स कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल कहीं नोट पूछ लिया है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तब भी बच्चे वही सिलेक्ट करेंगे जिसमें रहता है। कभी कभी पूछ लेता है कि इन सब में से बेस्ट सूटेड कौन सा है, सबसे करेक्ट, सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो बच्चे पहला ऑप्शन देखते हैं, उनको पहला सही लगता है तो पहला टिक मार देते हैं, बाकी ऑप्शन पढ़ते नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ना है। सिली मिस्टेक देखिए आपके होंगे ही होंगे, ऐसा आप हो नहीं सकता कि सिली मिस्टेक ना हो, बट आपको ये करना है कि सिली मिस्टेक मिनिमाइज करने, सिली मिस्टेक्स कम से कम करने हैं। चौथा है कि डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एग्ज़ाम, या वन साइज फिट ऑल अप्रोच। इसके थ्रू मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हर एग्ज़ाम का अपना नेचर होता है। यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ या फिर बीपीएससी हुआ, इन तीनों एग्जाम का अपना एक अलग नेचर है। यूपीएससी मैक्सिमम एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, बीपीएससी में एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल होता है, और यूपीपीसीएस भी आप देख सकते हैं वही होता है, एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल होता है। हर एग्जाम का नेचर अलग होता है। यूपीएससी में आप बहुत से क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगा सकते हैं, पर वही बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में एलिमिनेशन काफ़ी कम लगता है। तो आपको एग्जाम का नेचर समझना पड़ेगा कि एग्जाम का नेचर है क्या, और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप एक साथ अगर से कोशिश करिए तो 2 एग्जाम को लेकर चलिए, 3 एग्जाम को लेकर मत चलिए। या तो आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस लेके चलिए, या तो आप यूपीएससी
और बीपीएससी लेके चलिए, या तो आप यूपीपीसीएस और बीपीएससी लेके चलिए। अब अगर तीनों एग्जाम एक साथ लेके चलेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे टैकल करने में। 5वां पॉइंट है नॉट गिविंग ड्यू इंपॉर्टेंस टू आरओआई। आपको देखना है कि किस टॉपिक को पढ़ने में, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है। आप करंट के पीछे भागते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हर सोर्स से करंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आपका ये हो जाता है कि करंट के कोई अंत नहीं है। करंट आप जितना भी पढ़ेंगे करंट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप स्टैटिक टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप कोशिश करिए कि आपका स्टैटिक टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि करंट जो है वो एक लिमिट के बाद आप सही नहीं कर सकते हैं। बट स्टैटिक टॉपिक में अगर आपके होल्ड बन जाएगा तो जो क्वेश्चन सही होने हैं वो तो होंगे ही होंगे, और करंट आपका जो सही होगा वो उसके ऊपर ऐड ऑन हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना है, आपको ये देखना है कि उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसमें आरओआई ज़्यादा हो। जैसे हम यूपीएससी की बात करें तो लोग आर्ट एंड कल्चर के पीछे पड़े रहते हैं कि आर्ट एंड कल्चर हमको पढ़ना ही है, लेकिन आप ये देखिए ना, आर्ट एंड कल्चर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। आप बहुत मेहनत करेंगे तब जाके आपको 1-2 क्वेश्चन सही होगा। वही आप अगर से लक्ष्मीकांत में पॉलिटी पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके ज़्यादा ही सही हो जाएंगे। तो आपको ये देख के चलना है कि किस टॉपिक पे हम लोग कितना टाइम दें, किस टॉपिक पे कितना प्रोपोर्शनेट टाइम दें जिसकी वजह से हम लोग को प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिले। 6वां है नॉट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। बच्चे जो है वो मॉडल टेस्ट सीरीज़ या फिर कोचिंग के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करने में बिजी रहते हैं, पर वो पीवाईक्यूज पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए पीवाईक्यूज जो है किसी एग्जाम का हार्ट एंड सोल होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर एग्जामिनर हो। आपको पीवाईक्यूज देख के पता चलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन बनाने हैं और आपको किस टाइप से तैयारी करनी है। पीवाईक्यूज आपको ट्रेंड बता देता है कि इस एग्जाम में ट्रेंड कैसे पूछे गए हैं, इस एग्जाम के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। प्लस आपको बता देता है कि आपको किसी सब्जेक्ट को कितने डेप्थ तक पढ़ना है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप मॉडल टेस्ट सीरीज मॉक वॉक लगाएं या ना लगाएं, कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप पीवाईक्यूज देखें। आप पीवाईक्यूज को एज अ मॉक यूज़ कर सकते हैं, एज अ मॉक लगा सकते हैं। कोचिंग वाले टेस्ट सीरीज़ को इतना हार्ड कर देते हैं, इतना टफ कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि मेरा टेस्ट सीरीज सबसे हार्ड है, मेरा सबसे यूनिक है, कि बच्चों का मोराल जो होता है काफ़ी डाउन हो जाता है। इसलिए आप पीवाईक्यूज जब लगाएंगे तो आपका मोराल भी बूस्टअप होगा और आपको एग्जाम का नेचर भी पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसको आप मिस नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपने हर स्ट्रेटजी वीडियो में बताया कि आपका पहला फोकस होना चाहिए टॉपिक का सिलेबस देखिए और पीवाईक्यूज देखिए। 7वां है गेट पैनिक्ड एट लास्ट मोमेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है कि पूरा का पूरा मेहनत करते हैं, अच्छा पूरे साल में मेहनत करते हैं, बस जब लास्ट का मोमेंट आता है, चाहे एग्जाम देते वक्त आए या फिर एग्जाम से पहले आए, वो पैनिक हो जाते हैं, वो एंशियस हो जाते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, अब नहीं देंगे। कई बच्चे एग्जाम भी छोड़ देते हैं, पर आपको ये नहीं करना। ये सबके साथ होता है। जब एग्जाम पास आता है तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, बच्चे एंशियस होते हैं, लेकिन आपको लास्ट मोमेंट तक ही होल्ड करना है। मेन आपका टेस्ट वही होता है। पहले टाइम पे सब लोग आराम से रिलैक्स होते हैं, लेकिन जब लास्ट मोमेंट में आपका जो मेंटल टेस्ट होता है ना, वही मेन टेस्ट होता है। इसलिए कोशिश करना है आपको कि आप यहाँ तक खींच के आए हैं और आगे भी आप खींच लेंगे। इसलिए आपको पैनिक एकदम नहीं होना है। सबका हालत वही होता है। इसीलिए आपको अपने मेंटल स्टेट को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रखना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल रखना है। लास्ट मोमेंट तक, पेपर देने के लास्ट मिनट तक आपको फाइट करते रहना है कि मैं इस सिचुएशन से फाइट करूंगा, मैं सिचुएशन से विनर बन के निकलूंगा। 8वां है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन बोले तो टाइम वेस्ट करना। लोग प्लानिंग करने में टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि इस टाइम तक हम लोग ये करेंगे, इस टाइम तक हम लोग ये करेंगे, ये हाँ ये करेंगे, 7 दिन बाद ये होगा, 1 महीने बाद ये होगा। नहीं, इतना प्लानिंग प्लॉटिंग जिंदगी में नहीं चलता है। आपको अपना अगला दिन बस प्लान करना होता है। बहुत ज़्यादा हो गया तो अपना 1 हफ्ता प्लान करना होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं प्लान कर सकते। आपका सिर्फ अपना अगला दिन प्लान होना चाहिए कि भाई मैं कल उठूंगा तो मैं इस टाइम से इस टाइम तक ये करूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक ये करूंगा। बस आप जो हवाई महल बनाएंगे ना तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो टारगेट जब आपका अचीव नहीं होता है तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैंने ये सोचा था, ये सोचा था, ये सोचा था, ये हुआ नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ अपना एक अगला दिन प्लान करिए और उसी हिसाब से आप एक्ट करिए। और ये खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये मैराथन है, ये स्प्रिंट रेस नहीं है। आपको लंबा दौड़ना है। तो आपको क्या करना है कि प्लानिंग जो है सिर्फ 1 दिन की करनी है कि मैं इस दिन ये करूंगा और उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है। 9वां है अटेम्प्टिंग लेस क्वेश्चन इन पेपर। बहुत से बच्चे होते हैं जो चाहे यूपीएससी का पेपर हो गया या फिर बीपीएससी का हो गया। यूपीएससी का हो गया तो उसमें तो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई जो मुझको आता है सिर्फ मैं इतना अटेम्प्ट करूंगा, 60-70 ही अटेम्प्ट करूंगा। अरे जब पेपर का कट ऑफ ही आपका 100-120 जा रहा है तो आपको 60-70 अटेम्प्ट करके कैसे कम चलेगा। 60-70 में से अगर आपका 4-5 भी गलत हो गया तो आप तो कट ऑफ से सीधे नीचे आ गए। इसलिए आपको एटलीस्ट सेफ लिमिट तक अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आप 100% श्योर है कि आपका ये क्वेश्चन सही है तब तो कोई बात नहीं, पर अगर हल्का सा भी डाउट है तो आपको तब भी यूपीएससी में कम से कम 85+ अटेम्प्ट करना ही होता है। और जहाँ तक रही बीपीएससी की बात, तो भाई उसमें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उसमें तो एनी हाउ आपको 150 अटेम्प्ट करना ही है। इसलिए कोशिश करिए कि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो 10 या 15 सॉल्व करने के बाद बबल बना ले। बहुत से बच्चे लास्ट मिनट तक छोड़ देते हैं कि हम लास्ट मिनट में बबल बनाएंगे और उसी में उनका क्वेश्चन मिस हो जाता है, पर ऐसा आपको करना नहीं है। आपको फर्स्ट में पूरा पेपर आपको गो थ्रू कर लेना है, उस हिसाब से इजी क्वेश्चन को आपको बबल करते रहने हैं और साथ में टफ क्वेश्चन को आप सर्कल बनाइए ताकि उसको सेकंड राउंड में सॉल्व करिए। 10वां है प्लिथोरा ऑफ रिसोर्सेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिससे बच्चे फेल होते हैं।
बच्चे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने की जगह बुक कलेक्टर बन जाते हैं। हम ये भी बुक पढ़ लें, वो भी बुक पढ़ लें, इस टॉपर ने ये बुक बताई तो वो भी बुक पढ़ लें, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने, आपको रिवीजन मैक्सिमम करना है। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपका एक ही मंत्र होना चाहिए, मिनिमम सोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन। यही आपको सक्सीड कराएगा लाइफ में किसी भी जगह पे। 11वां है लैक ऑफ रिवीजन। ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। उनको पढ़ना तो सही लगता है, पढ़ते वक्त तो पूरा इंथुजियाज्म से पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन करते वक्त जो है उनका फिर मन नहीं करता है कि अरे रिवीजन करें, अरे भारी क्या है, कौन रिवीजन करेगा। यही आपकी गलती होती है। देखिए, आप पढ़ते जाएंगे पर रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप 4 घंटे पढ़िए तो आप कोशिश करिए कि 1 घंटा रिवीजन पे भी दे, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको फायदा करेगा वो रिवीजन ही फायदा करेगा। आप कोई नॉवल नहीं पढ़ रहे हैं ना कि आपको नॉवल पढ़ के निकल जाना है, आपको एग्जाम देना उस चीज़ का। इसीलिए आपको रिवीजन जो होता है मैंडेटरी होता है, रिवीजन जो होता है मस्ट होता है। आप अगर से हफ्ते में 4 दिन पढ़ रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन आप रिवाइज के लिए भी रखिए, क्योंकि वो 2 दिन जो रहेगा वो आपके 4 दिन पढ़े हुए को कंसोलिडेट करता है। उन 2 दिन में आप जो 4 दिन पढ़े रहते हैं वही 2 दिन जो रहेगा वही फ्रूटफुल बनाएगा, वही रिजल्ट दिलाएगा जो आपका रिवीजन रहेगा। 12वां है नॉट ट्रस्टिंग योर रिसोर्सेज एंड गाइडेंस। अब बच्चे क्या होता है कि अपना जो रिसोर्स होता है, अपना जो नोट्स होता है उसको ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। वो पढ़ते तो हैं पर उनको ट्रस्ट नहीं होता है। देखिए, अगर से आप अपने सोर्स पे, अपने रिसोर्सेज पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आप लाइफ में सक्सीड नहीं हो पाएंगे। आपको अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना तो ये मान के चलिए कि उसमें तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको ये मान के ही पढ़ना है कि मैं इससे पढ़ रहा हूँ तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तब आप उस सोर्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे। सिर्फ आप ये सोच के पढ़ेंगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो आप उसको उतने इंथुजियाज्म से पढ़ेंगे भी नहीं, उसको उतने ध्यान से आप पढ़ेंगे भी नहीं। तो कोशिश करिए कि अपने दिमाग में ये चीज़ क्लियर रखिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन उसी में से ही आएगा। 13वां है नॉन कंसिस्टेंसी। तो जैसा मैंने पहले बताया, ये एग्जाम जो है वो स्प्रिंट नहीं है, वो एक मैराथन है। आपको काफ़ी लंबा दौड़ना है। कभी कभी एग्जाम का प्रोसेस जो है वो 1.5 से 2 साल लंबा हो सकता है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप भले ही 2, 4, 10 घंटा पढ़ें पर वो कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ते पूरा मन लगा कर पढ़ ली, उसके बाद 2 हफ्ते आप छुट्टी बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना आपको। इस प्रोसेस में जब तक आप सक्सीड नहीं हो जाते आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। चौथा है डोंट अप्लाई एलिमिनेशन वर्क, एजुकेटेड गेस और कॉमन सेंस। इस पेपर में आपको सब कुछ नहीं आएगा। आपको बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस का, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड गेस का, बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन वर्क का यूज़ करना पड़ेगा आंसर को लाने में। आप पेपर को देख के ये मत खोजा करिए कि सही क्या है, आप पेपर में देख के ये खोजा करिए कि इसमें से गलत क्या है। देखिए, आपको ये भले ही ना पता हो कि सही कौन सा है, पर ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये पता हो कि इसमें से कम ये तो नहीं हो सकता। इसलिए पहले एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए। जो आपकी प्री एक्वायर्ड नॉलेज है, पहले की नॉलेज है, कॉमन सेंस है, आप उसको लगाइए। ये सब तरीका अगर आप लगाएंगे और ये सब तरीका आप अप्लाई करेंगे पेपर के टाइम पे, तब आप आंसर पे बहुत ईजिली पहुंच सकेंगे। सिर्फ आप सोचेंगे कि मैं जो पढ़ के आया हूँ सिर्फ वही क्वेश्चन में आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सब तरीके हैं, ये सब ट्रिक्स हैं, ये सब जो हैक्स हैं, ये सब जो टिप्स हैं आपको एग्जाम में लगाने पड़ेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें रिलेटिव एग्जाम है। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना सही किया, इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपके बगल वाले ने कितना सही किया। इसीलिए आपको दूसरों से एज लेने के लिए ये सब तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। 15वां है अनडू फोकस ऑन करंट एंड इग्नोरिंग स्टैटिक पोर्शन। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है जिससे बच्चे फेल होते हैं। बच्चे करंट को फोकस करने लगेंगे, पूरा इतना ज़्यादा फोकस कर देते हैं करंट को कि स्टैटिक पोर्शन को ही भूल जाते हैं। करंट इससे पढ़ लें, करंट उससे पढ़ लें, करंट यहाँ से पढ़ लें, करंट वहाँ से पढ़ लें, लेकिन ऐसा है नहीं। करंट का क्वेश्चन देखिए वेटेज कितना रहता है, 20-30 क्वेश्चन करंट का रहता है, लेकिन उसके बाद 70% जो पेपर रहता है वो स्टैटिक पोर्शन से रहता है। तो आप अपना टाइम भी वैसे डिवोट करिए ना कि 70% टाइम आप अपने स्टैटिक को दीजिए और 30% टाइम आप करंट को दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे 70% टाइम करंट को देते रहते हैं और 30% जो स्टैटिक को देते रहते हैं। तो यहाँ आपका जो मिसमैच होता है वो आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करता है। करंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, पर स्टैटिक के ऊपर आप करंट को अगर रख लेंगे तो प्रॉब्लम होना लाजमी है, क्योंकि स्टैटिक जो है वो स्टैटिक है, आपको इतना पढ़ना है उसी में से आएगा। बट करंट जो है वो समुद्र है, आप दुनिया भर का पढ़ लेंगे पर जरूरी नहीं है कि उसमें से एक क्वेश्चन भी आएगा। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा, ROI पे ध्यान दीजिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, किसको पढ़ने से कितना ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपको। 16वां है जस्ट रीडिंग एंड नॉट मेमोराइजिंग। देखिए, ये एग्जाम ऐसा है कि आपको इसमें रटना पड़ेगा, आपको इसमें याद करना पड़ेगा। तो सिर्फ बुक को रीड करने से, सोचिए 2-3 बार रीड कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो नहीं याद होगा। जैसे यूपीएससी आप छोड़ दीजिए, लेकिन यूपीएससी में भी आजकल पूछ रहे हैं, उसी तरह बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस में डेटा, फैक्ट्स, ये सब चीज़ें पूछते हैं, तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो आप मेमोराइज करने के लिए कोई टेक्निक यूज़ करिए, निमोनिक्स यूज़ करिए, पीरियोडिक रिवीजन यूज़ करिए। तो ये सब तरीके से आप अपने डेटा को याद करिए, डेटा को, फैक्ट को अपने दिमाग में रखिए, तब जाके वहाँ पे आप उसको डिलीवर कर पाएंगे। आपको चीज़ें पढ़ने समझने के साथ साथ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी, चाहे वो प्रीलिम्स में हो गया या फिर मेंस में हो गया। मेंस में भी आपको डेटा, फैक्ट्स, गवर्नमेंट के स्कीम्स, ये सब लिखने होते हैं। तो आपको चीज़ों को मेमोराइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझने के साथ। और वहाँ 17वां और लास्ट है रिपीटिंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन इज इक्वल टू सेम रिजल्ट।
देखिए अगर आप सेम मिस्टेक बार बार करेंगे तो आपको रिजल्ट भी वही सेम मिलेगा, आपको रिजल्ट कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा। जो मैंने ऊपर जितने 16 पॉइंट बताए हैं, अगर आप उसको मिस्टेक को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी वही सेम मिलेगा, कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश करिए कि आप रिजल्ट को चेंज करने के लिए अपने मिस्टेक को रेक्टिफाई करिए, अपनी गलतियों से सीखिए और उस पर काम करिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने वीडियो के थ्रू जो प्रैक्टिकल गलतियां होती हैं या फिर जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है एग्जाम के लिए वो आप तक ले आऊं। मैं सिर्फ बोल वचन करने में भरोसा नहीं रखता, एग्जाम को मैंने बहुत करीब से देखा है तो मैं जानता हूँ ये चीज़ कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों से हम कैसे सीख सकते हैं। आप पूरी मेहनत के साथ काम करिए, आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। देखिए एक बार रीडिंग करने से, एक बार देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए तब आपको समझ में आएगा कि गलतियां क्या क्या नहीं करनी है और इसको आप अप्लाई करिए तब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।